हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो एक टॉपिक होता है थर्मोकेमिस्ट्री, उसका एक लेक्चर आ चुका है। आज उसका सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो थर्मोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर था बेटा, उसमें आपको पढ़ाया था हमने। आपको अगर याद हो, आपने पहला लेक्चर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो पहले तो आप थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर थर्मोडायनेमिक के कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं। फिर उसमें क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री का जो आखिरी वाला लेक्चर होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। आज थर्मोकेमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, तो उसको पहले आप देख लीजिए। उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आप इस लेक्चर को समझ पाएँ। उसको देखिएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। तो बेटा जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी आपको, और ये कुछ ऐसा बताया था कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम वो हीट चेंजेस या हीट ट्रांसफर्स पढ़ते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फिर वहाँ पर केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, इस बेसिस पे जो हीट ऑफ रिएक्शन थी वो कई टाइप की होती थी। एक तो हमने आपको हीट ऑफ रिएक्शन ली थी, फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन ली थी, ऐसे ही हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब आपको डेफिनेशंस लिखा दी गई थी। लेकिन जो मेन वहाँ पर हमने पढ़ी थी, एक तो थी हीट ऑफ रिएक्शन और दूसरी थी हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक रिलेशन हुआ करता था, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो आप वहाँ पर पिछले लेक्चर में जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्या है हीट ऑफ रिएक्शन और क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हुआ करता था सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वहाँ से एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं हेजेस लॉ, और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस है, कॉमा CO2 गैस, कॉमा N2O गैस एंड N2O4 गैस आर -110 -393। उसके बाद है 81 एंड 9.7, और ये सब हैं किलो जूल पर मोल। आपको याद ही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर मोल होती है रेस्पेक्टिवली। फिर लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर यहां पर आपको दी गई है रिएक्शन N2O4 गैस प्लस 3CO गैस गिव्स N2O गैस प्लस 3CO2 गैस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है, दिस मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम इजीली यूज कर सकते हैं। देखो क्या होगा, अगर हमें डेल्टा RH निकालना है तो आपको फार्मूला बताया था एंथैल्पी सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब क्या होगा, डेल्टा FH आएगा N2O का प्लस ये 3 मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू डेल्टा FH ये आएगा CO2 का, माइनस अब
एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को लिया जाएगा। यहां आ नहीं पाएगा, नीचे भी हम लिखेंगे, थोड़ा सा लेंगे। देखिए N2O4 का आएगा डेल्टा FH, ये होगा यहां पर N2O4 का प्लस 3 इंटू डेल्टा FH, ये आएगा CO का। तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये बनेगी जाकर के N2O के लिए ये वैल्यू कितनी है, ये CO की वैल्यू है, ये CO2 की है, ये हो गई 81 ये प्लस CO2 के लिए ये वैल्यू है -393, राइट। ये इस तरीके से, फिर यहां पर माइनस साइन आएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O4 जो कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही है ये वैल्यू, और ये वैल्यू है 9.7। तो ये वैल्यू हमने ले ली 9.7 प्लस 3 इंटू CO के लिए ये वैल्यू है -110, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा RH इज इक्वल टू 81 को हमने ऐसे ही रखा, ये माइनस में आएगी वैल्यू निकल के, -3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा, यहां 7 आएगा ये फिर 2, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाए। 9, फिर देखो माइनस को भी ओपन कर लेते हैं, -9.7 ये माइनस है, और यहां वाला माइनस ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 330। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, किसके लिए, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रिलेशन से। जैसे अगर कोई एलिमेंट होता है, अच्छा ये स्टैंडर्ड तो दी ही नहीं थी, आगे वाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपके समझ में आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बेटा जी जैसे हमने ये फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगाया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बिल्कुल सेम फार्मूला यूज किया जा सकता है एंट्रोपीज के लिए और गिब्स फ्री एनर्जीज के लिए। मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और बिल्कुल ऐसे ही गिब्स फ्री एनर्जी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरीके से हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं और आपको वहां से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे द स्टैंडर्ड मोलर हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड मोलर हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। ईथेन मतलब ये C2H6 है, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर आर -21.1 कॉमा -94.1 एंड -68.3 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ईथेन। आपको जो निकालनी है वो मोलर हीट ऑफ कंबशन, आर नहीं बल्कि क्या आएगा यहां पर आता है कंबशन के लिए हम लोग यूज करते थे COM, किसकी, ईथेन की। ये आपको निकालनी है C2H6 की। बेटा जी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हेजेस लॉ को भी यूज कर सकते हैं और इसको हम जो हमने ये फार्मूला आपको यहां से पढ़ाया यहां से भी हम कर सकते हैं। आप ट्राई ये कीजिएगा इस फार्मूले का कम से कम यूज करें। अगर क्वेश्चन हेजेस लॉ से सॉल्व हो रहा है तो आप हेजेस लॉ से ही करें। अभी हेजेस लॉ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी मैं क्वेश्चन आपको यहीं से कराऊंगा।
डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि हेजेस लॉ में एक गलती जो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे आपसे कहा गया है ये जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं C2H6, CO2, H2O, इनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आपको दी गई और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। तो देखो जरा ध्यान दो, हम क्या करते हैं C2H6 का कंबशन कर लेते हैं। C2H6 का जब हम कंबशन करेंगे तो कुछ O2 हमें लेने पड़ेंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां पर जब भी हम कंबशन कराते हैं तो जितना कार्बन होता है उसको तो हम ले जाते हैं CO2 में, और जितना भी स्टैंडर्ड कहा गया है, तो स्टैंडर्ड कहा गया है तो सीधी सी बात है CO2 गैस होगी और CO2 भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, और H2O क्या होगा, लिक्विड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड ही बोला है ना बेटा क्वेश्चन में मैंने आपको, हाँ स्टैंडर्ड बोला है और ये आपको स्टैंडर्ड ही निकालनी है, ध्यान देना। तो 2CO2 बनेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, +3H2O बनेगा। अब ये लिक्विड होगा। ऐसे केस में आप देखिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 4 एटम तो ये हो गए, 3 ये, तो यहां पर जो O2 होंगे वो कितने होंगे, 3.5 O2 गैस होंगे। अब आपको इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा RH होगा वो क्या होगा, डेल्टा कंबशन ऑफ इथेन के बराबर होगा, और जो आपको सॉल्व करना है। भाई कंबशन होता क्या था, 1 मोल सब्सटेंस लें, उसको आप रिक्वायर्ड या एक्सेस ऑफ O2 से ट्रीट करें, उसकी कंप्लीट बर्निंग हो जाए तो जो भी हीट चेंज होती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। तो हमने इसके कंबशन की रिएक्शन को लिख लिया। तो अगर इस रिएक्शन की हम हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर लें, वही क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन हो जाएगी। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता देंगे कैसे कर सकते हैं। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम आराम से कर सकते हैं। यहां जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या निकल के आएगी, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो CO2 की ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू डेल्टा RH किसका आएगा, CO2 का, प्लस 3 इंटू डेल्टा R नहीं, ये F होगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा FH ये होगा H2O का, माइनस यहां पे ले लेते हैं नीचे की तरफ माइनस में। अब क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, डेल्टा FH किसका होगा, C2H6 का, प्लस 3.5 डेल्टा FH ये किसका होगा, O2 का। ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है -94.1 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, 3 इंटू -68.3 हो जाएगा। बंद किया ब्रैकेट को, माइनस लगाया, यहां पर आएगा इथेन का, ये होगा -21.1 और प्लस यहां पर ये होगा 0। ये सब स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। बेटा जी ये हमने 0 ले ली, ये वैल्यू हमने 0 क्यों ले ली, क्योंकि आपसे कहा था कि एलिमेंट्स अगर कोई होते हैं, ये O2 है, और जब एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो कितनी ली जाती है, वो बाई कन्वेंशन 0 ली जाती है। तो हमने यहां पर इसको 0 ले लिया और इसको पुट कर दिया यहां पर। अच्छा, अब गलती क्या हो सकती थी हमसे क्वेश्चन में, मान लो कि यहां पर ये स्टैंडर्ड वैल्यूज ना दे करके आपको नॉर्मल वैल्यूज दे दी होती ऐसे ही, और आपको ये वैल्यूज दे दी, आपसे कहा गया स्टैंडर्ड हटा ही दिया, मतलब हमने क्वेश्चन में स्टैंडर्ड हटा दिया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, केवल एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है, और आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन निकालनी है। तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप O2 का 0 रखते हो तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये 0 लेनी है, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें 0 लेनी ही नहीं है। तो फिर हम कैसे सॉल्व करते? तो तभी तो हम हेजेस लॉ को यूज करके सॉल्व करते। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहां पर तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं यूज हुआ,
जिसकी हमने 0 ली हो, तो यहां तो हम हेजेस लॉ भी यूज कर सकते हैं और इस वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहां स्टैंडर्ड यूज किया गया है और O2 है, O2 का हम कितना ले सकते हैं 0। अब अगर स्टैंडर्ड नहीं यूज होता तो हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते थे क्योंकि अगर हम O2 का 0 रखते तो तुरंत ही क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमें ज्यादा प्रयास ये करना है कि हम हेजेस लॉ से क्वेश्चन लगाएं। तो क्या है हेजेस लॉ, मैं आपको अब वही पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको रब करते हैं और बात करते हैं हेजेस लॉ की, और ये क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, या ये कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे, हम आपको बताएंगे कि हेजेस लॉ को यूज करके इसको कैसे सॉल्व करना था। देखो बेटा, हेजेस लॉ क्या है। हेजेस लॉ में कहा गया प्रोसेस को आप एक स्टेप में कराइए और जो भी एंथैल्पी में चेंज है उसको आप नोट कर लीजिए। अब उसी प्रोसेस को आप एक से ज्यादा स्टेप्स में कराइए, तो हर स्टेप की एंथैल्पी चेंज को नोट कर लीजिए। जब एक स्टेप में कराया था तो जो एंथैल्पी चेंज था, और जब कई स्टेप्स में कराया तो जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनका सम, और पहला वाला ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हेजेस लॉ ये कहता है कि चाहे आप प्रोसेस को या केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में कराएं, चाहे एक से ज्यादा स्टेप्स में कराएं, जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा। तो लिखिएगा, डालिएगा हेडिंग हेजेस लॉ। अब आप लिखेंगे इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट whether the process is carried out in one step or in more than one steps, whether the process is carried out in one step or in more than one steps। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने एक प्रोसेस ली C सॉलिड, एग्जांपल देखिए, C सॉलिड प्लस O2 गैस, यहां हमने बनाया CO2। इस प्रोसेस को हमने एक स्टेप में ही खत्म कर लिया, और यहां का जो भी, इसको चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहां का जो भी एंथैल्पी चेंज है वो हमने डेल्टा H1 मान लिया। अब हमने इस प्रोसेस को 2 स्टेप्स में कराया। व्हेन दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट in 2 steps, 2 स्टेप्स में देख लो। पहले हमने क्या किया, स्टेप 1, C सॉलिड को हमने आधा O2 दिया और यहां पर बनाया CO गैस, CO गैस बन गया। ये स्टेप 1 है, इसको रिएक्शन नंबर 2 मानना पड़ा, भले ही स्टेप 1 है लेकिन 2 मानना पड़ा क्योंकि हमने 1 उसको मान लिया था। यहां का जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 है। फिर हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में जो CO था, CO गैस को आधा O2 और दिया और बना लिया CO2 गैस, ये 3 मान ली हमने, और यहां का जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H3 है। बेटा जी, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 + 3 करते हैं तो क्या निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर 1 निकल के आएगी। आप चेक कर लो, इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, C आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, पूरा एक O2 हो जाएगा, और क्या आएगा, CO2। तो कुल मिला के हेजेस लॉ में ये कहा गया कि आपने जब एक स्टेप में कराया था, अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, एक स्टेप में कराते हो तो डेल्टा H1 है, और 2 स्टेप में करा रहे हो तो डेल्टा H2 है और डेल्टा H3। इनका अगर हम जोड़ देंगे, इनको सम कर देंगे तो ये बराबर ही होगा। ये है हेजेस लॉ। कुल मिला के हेजेस लॉ हमें ये बताता है जो ऑपरेशन आप केमिकल रिएक्शन के साथ करा रहे हो वही ऑपरेशन आप एंथैल्पीज के साथ भी करा सकते हो। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, बस आपको प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और वो आइडिया आपको होगा कैसे, आइडिया होगा आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और आएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन
मतलब डेल्टा CUM HCH4 हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ये आपको दिया गया है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -212 किलो कैलोरी। आगे कंटिन्यू करिए। किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, बुक में नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए पर मोल। क्वेश्चन कंटिन्यू करिएगा। इफ हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये हीट्स ऑफ फॉर्मेशन है, इफ हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर -94 है, -94.3 एंड -68.5 किलो कैलोरी पर मोल respectively. Then find out the heat of formation of ethane. Then find out the heat of formation of methane. मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ये तो क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा FH मीथेन, ये निकालना है। ध्यान दें बेटा, है क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम चाहें तो इसको कैसे निकाल सकते थे जहां से गलत होता है। भाई कंबशन कराओ मीथेन का, CH4 है, CH4 का हमने कंबशन कराया प्लस O2, कितने O2 बाद में बात करेंगे। क्या बना यहां पर, CO2 गैस प्लस 2H2O आएगा जो कि लिक्विड होगा, ये गैस ये गैस। बेटा जी ध्यान देना, कितने O2 की जरूरत पड़ी, 2 एटम ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 2O2 आ जाएगा। जब इसका कंबशन कराया तो जो भी ये रिएक्शन होगी, यहां का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन के बराबर होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कंबशन की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, राइट। तो ये हमें इस वाली रिएक्शन का हीट चेंज पता लग गया। अब देखो, अगर हम फार्मूला लगाएं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, यहां का जो भी है ये डेल्टा RH मानो, कुछ भी मानो, या इसी को हमने डेल्टा H1 मान लिया, राइट। ये हमें दिया गया है, गिवन है, ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, कितना दिया गया है, ये है -212 जो भी यूनिट है। अच्छा, अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में मीथेन आएगा जिसकी निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पता है, मीथेन का निकालना है, और O2 का अगर आप कितना रख लेंगे, 0, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं की है। भाई हम O2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कब रखेंगे, जब ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगी, और ये सारी एंथैल्पीज कौन सी होंगी, स्टैंडर्ड होंगी, तभी तो रख सकते हैं। भले ये वैल्यूज स्टैंडर्ड हों, बट हमें कोई वैल्यूज याद थोड़ी ना होती हैं, तो स्टैंडर्ड हैं या नहीं है क्या पता हमें। तो इसलिए वो जो फार्मूला होता है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो आप तभी लगा सकते हो जब आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई हैं, या फिर आपको कहीं पर 0 नहीं लेनी पड़ती है, मतलब कहीं पर एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तब लगाओ, ज्यादा अच्छा है। और लगाओ ही मत, सोचो ही मत उसके बारे में, ज्यादा अच्छा है आप हेजेस लॉ को लगाओ। हेजेस लॉ से क्या होगा, हेजेस लॉ की सबसे अच्छी बात यह है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे स्टैंडर्ड ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व ऐसे होगा, अब यहां से आपका आ गया सॉल्यूशन, जो आपको दिया है हम वही कर रहे हैं। आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया है, तो अब हम ये बिना मतलब की चीजें हटा लेते हैं यहां पर, जो हमने लिख के आपको समझाई थी कि वो वाला फार्मूला अगर हम लगाते
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो यहाँ पर गलत क्यों होता? तो कुल मिला के एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दिया है, तो मीथेन का हमने कंबशन करा दिया, रिएक्शन नंबर 1 कह दिया इसको, और इसका जो भी एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H1 मान लिया। ये आपको दिया हुआ है, राइट? कितना दिया है चलो लिख भी लेते हैं। ये वैल्यू आपको दी गई है -212, जो भी यूनिट है आगे। अब फिर क्या कहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया है। आप इसकी भी इक्वेशन बना लें। इक्वेशन कैसे बनाएं? CO2 का फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कब माना जाता है? जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बनता है, और कहां से बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है। तो यहां ये इक्वेशन नंबर 3 हमने बना ली। ये देखो, ये जो इक्वेशन है वो क्या है? CO2 के फॉर्मेशन की इक्वेशन है। तो इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसको हमने क्या मान लिया? डेल्टा H2, और ये कितना दिया गया है? -94.3 यूनिट। तीसरी इक्वेशन H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो आप H2O के फॉर्मेशन की इक्वेशन बना लें। 1 मोल H2O बनना चाहिए, कहां से बनना चाहिए? H2 गैस प्लस ये क्या आएगा? हाफ O2 गैस। ये एंथैल्पी ऑफ ये फॉर्मेशन ऑफ H2O की इक्वेशन बन गई। यहां की जो भी एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो डेल्टा H3 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये होगा -68.5 किलो, जो भी यूनिट है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। उस इक्वेशन को भी बनाओ। मीथेन का 1 मोल बनना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 4 हम यहां पे बनाएंगे। 3 बन चुकी हैं, चलो स्टार्टिंग में लिखा था तो स्टार्टिंग में लिख लेंगे। हमने मीथेन का 1 मोल बनाया, और कहां से बना होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। C सॉलिड प्लस क्या आएगा यहां पर? 2H2, ये गैस होगी। ये 4th इक्वेशन है। यहां का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H4 मान लिया, और ये किसके बराबर होगा? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के H रह गया लिखने को। तो जो भी डेल्टा H4 होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा FH ऑफ मीथेन के बराबर होगा, और वही चीज हमें फाइंड करनी है। तो अब हम लगाएंगे यहां हेजेस लॉ। क्या करेंगे? इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, और इनका दिया हुआ है। तो इन 3 इक्वेशंस को यूज करके, इन 3 केमिकल इक्वेशंस को यूज करके हम इस इक्वेशन को बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा? आपको रिएक्टेंट साइड में C लाना है। कैसे आ सकता है? यहां से आ सकता है। रिएक्टेंट साइड में आपको H2 लाना है, यहां से आएगा, H2 आएगा यहां से, लेकिन वहां 2H2 लाना है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे ही रखेंगे, एक C लाना है, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर जो 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कर दिया हमने। तो क्या क्या आ चुका है जरा ध्यान देना? C प्लस 2H2 आ चुका है, राइट? O2 और एक O2, ये 2 O2 आ चुके हैं। C प्लस H2 प्लस 2O2, और उधर क्या आ चुका है? CO2 प्लस 2H2O। और हम क्या चाहते हैं? हम केवल मीथेन चाहते हैं। उधर एक्स्ट्रा क्या आ गया? H2O और CO2 एक्स्ट्रा आ गए, और इस साइड में क्या है? एक्स्ट्रा आ गया, इस साइड में 2O2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इसमें से माइनस कर दें तो क्या होगा? उस साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या एक्स्ट्रा आया था? लिख के देखोगे जब आप कॉपी पे, तो आपको समझ में आएगा। CO2 एक्स्ट्रा आया था, वो कैंसिल होगा। H2O एक्स्ट्रा आया था, 2H2O, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, वो कैंसिल होगा। और रिएक्टेंट साइड में ये O2 एक्स्ट्रा आए थे, वो कैंसिल होगा। रिएक्टेंट साइड में क्या बचेगा? मीथेन, जो प्रोडक्ट साइड में जाकर के रिएक्टेंट साइड में मीथेन माइनस में होगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमने माइनस की है फर्स्ट वाली, राइट? अगर आप ये इक्वेशन हमने माइनस की है तो रिएक्टेंट साइड में मीथेन जो होगा वो माइनस में होगा, और जब वो प्रोडक्ट साइड में होगा तो कैसा हो जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा। यानी ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, क्लियरली आपको 4th इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये सब करने में दिक्कत हो रही है तो आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ऐसे भाई C लाना है और H2 लाना है, तो आप क्या करें? इस इक्वेशन को हमने लिया 2 प्लस 2 इंटू 3, ये वाला जोड़ लो। पहले रिएक्टेंट जोड़ लो, प्रोडक्ट जोड़ लो। एक इक्वेशन बन जाएगी इंटरमीडिएट बीच की, जिससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचोगे उसको और इसको यूज करके हम कैसे उस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। फिर आप उसमें से ये चीजें माइनस करना।
तो फिर क्या होगा, CO2 H2O 2O2 ये कैंसिल होंगे, मीथेन रिएक्टेंट साइड में माइनस में बचेगा, जो प्रोडक्ट साइड जाके कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा करने पर हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज डेल्टा H4 इज इक्वल टू, ये देखो, डेल्टा H2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1, यानी डेल्टा H2 कितना है, वहां से चेक करें, ये सेकंड इक्वेशन है, माइनस 94.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा H3 कितना है, माइनस 68.5 माइनस डेल्टा H1 कितना है, माइनस 212। यहां से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हेजेस लॉ होता है, जिसे आप यूज कर सकते हो चाहे स्टैंडर्ड कंडीशन हो या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस फार्मूले को ना यूज करके इस वाले फार्मूले को यूज करें, हेजेस लॉ वाले फार्मूले को। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, एनसीईआरटी का ही है, लिखिए, कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस आ गई, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन हेजेस लॉ से ही सॉल्व करना है। तो कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, आफ्टर कंबशन CO2 gas and H2O liquid are produced and 3267 दिख रहा होगा होपफुली, नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड, किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो यहीं पे थोड़ा सा आपको बताएंगे, बेंजीन का कंबशन कराया गया तो CO2 और H2O बने, वो तो हम बात कर ही लेंगे, और इतने किलो जूल हीट निकली, तो कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे है, मतलब डेल्टा H है ये। तो ये जो डेल्टा H है कौन सा, ये डेल्टा H है बेंजीन के कंबशन का। तो डेल्टा COM H किसका, C6H6 कंबशन ऑफ बेंजीन का है, और यहां माइनस लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में माइनस लिया नहीं है बट ये कहा है लिबरेटेड, तो आपको खुद ही यहां पर माइनस लेना पड़ेगा और किलो जूल पर मोल ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, लिखिएगा आगे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये स्टैंडर्ड ही है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो C6H6 की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको बतानी है। फुल स्टॉप के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, मतलब डेल्टा FH स्टैंडर्ड CO2 का एंड डेल्टा FH H2O का। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर, ये है -393.5 किलो जूल पर मोल एंड -285.83 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। रखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो हालांकि वो फार्मूला भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन मत लगाइए, आप हेजेस लॉ पे जाइए। हम सोल्यूशन पे आते हैं, जो आपको दिया है पहले वो लिखा करो, जो निकालना है ये निकालना है, वो हम बाद में लिख लेंगे। दिया क्या है, बेंजीन का कंबशन कराया गया, तो 1 मोल C6H6 जो कि लिक्विड होता है, जो कंडीशंस दी गई हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, उस पे लिक्विड होता है। इसका कंबशन कराया तो कुछ O2 की जरूरत पड़ेगी, कितना वो हम लिख लेंगे, बाद में बैलेंसिंग करेंगे।
6 CO2 बनेंगे, 6 CO2 जो कि गैस होगी, प्लस 3 H2O जो कि क्या होगा, लिक्विड होगा। बेटा कितने O2 की जरूरत पड़ी, 12 एटम्स ये हो गए, 3 ये हो गए, 15, मतलब ये 7.5 आएगा, इसकी जरूरत पड़ी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, और ये बेंजीन का कंबस्शन हो रहा है, आपको बेंजीन का कंबस्शन का एंथैल्पी दिया गया है, इसको हमने डेल्टा H1 लिख दिया, और डेल्टा H1 की वैल्यू है -3267। फिर आपको क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया है, तो आप क्या करें, H2O का 1 मोल बना लें लिक्विड, स्टैंडर्ड है ये। तो क्या करना पड़ेगा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसका डेल्टा H2 लेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, वो कितना दिया है H2O का, -285.83 किलोजूल पर मोल। थर्ड आपको दिया है CO2, CO2 का आप 1 मोल बनाएं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, तो C सॉलिड होगा प्लस O2 ये गैस होगा, इसका डेल्टा H3 मान लिया स्टैंडर्ड, ये हो गया -393.5, ये हो गया बेटा। आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मेशन कराते हैं। C6H6 1 मोल बनना चाहिए, ये कहां से बने, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, तो 6C आएगा प्लस 3H2 आएगा जो कि गैस होगा, ये हमने इक्वेशन नंबर मान ली 4। यहां का जो भी डेल्टा H4 होगा, वो डेल्टा H4 किसके बराबर होगा, डेल्टा H4 ये होगा डेल्टा FH स्टैंडर्ड किसका, C6H6 का, ये आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को यूज करके इस इक्वेशन को बनाएंगे। 6 आपको C लाने हैं, यहां कितने C हैं, 1 है, तो इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, प्लस क्या लाना है, यहां आपको H2 लाना है, H2 आएगा यहां से, कितने H2 लाने हैं, 3, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 लेनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जब आप ऐसा करेंगे 6C आ जाएंगे, 3H2 आ जाएंगे, साथ में क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6 O2 तो ये आ गए, इसको किससे मल्टीप्लाई की थी, 3 से, तो 1.5 O2 ये आ गए, यानी ये कुल मिला के 7.5 O2 आ गए, राइट। और इधर की तरफ 3H2O 6 CO2 एक्स्ट्रा आ गए। बहुत सीधी सी बात है, CO2 और H2O को हटाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, और ये 7.5 O2 को हटाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। जब यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे तो ये H2O CO2 सब कैंसिल होंगे, O2 कैंसिल होगा, रिएक्टेंट साइड में ये बचेंगे, और ये रिएक्टेंट साइड में माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 माइनस, और प्रोडक्ट साइड में जाके यही क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कुल मिला के आपको इक्वेशन नंबर कौन सी मिल जाएगी, 4। तो अगर आप डेल्टा H4 चाहते हैं तो डेल्टा H4 होगा 6 डेल्टा H3, यानी ये वाला, प्लस 3 इंटू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, यानी हम आपको लिख देते हैं 6 इंटू डेल्टा H3 कितना है, -393.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा H2 कितना है, -285.83, और माइनस डेल्टा H1 कितना है, -3267। यहां से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जो भी इक्वेशन दी गई थी उसका जो क्वेश्चन आपका था वो सॉल्व हो जाएगा। आंसर आप देंगे तो किलोजूल पर मोल में देंगे। तो ये बेटा हो गया। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 2 लेक्चर्स हैं, आपको बताया था, एक होगा बॉन्ड एनर्जी का और एक होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। अगर 1 घंटे का लेक्चर बनाने तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे एक में, बट हम 1 घंटे का नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो बेटा जी इसको ठीक से देखिएगा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। असाइनमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, असाइनमेंट का लिंक होता है, उसके लिए आपको कॉल करनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा असाइनमेंट के लिए। बाकी तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है, तो बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपका रेफरेंस बुक है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।